इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसा कि हम एविडेंस एक्ट के लेक्चर में एडमिशन से रिलेटेड प्रोविजंस देख रहे थे, जहां पे हमने सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 20 तक के प्रोविजंस हमने कवर कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 23 तक के प्रोविजन जो एडमिशन से रिलेटेड, ये लास्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो भी इसके अंदर के प्रोविजंस होंगे, ठीक है ना, जो भी उपबंध होंगे, यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। लेकिन उससे पहले यदि आपको कोई डाउट आता है मेरे लेक्चर से रिलेटेड या फिर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो भी डाउट हो उसको मैसेज करिए, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 21 की। तो सेक्शन 21 क्या बात करता है कि स्वीकृतियां का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। अब ये कब साबित की जाएगी? स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, तो इसके विरुद्ध क्या होगा? सुसंगत होगा। लेकिन यही जो इसके फेवर में यदि है, वह जो स्वीकृति कर रहा है, तो वो चीज क्या होगी? वो सुसंगत नहीं होगी, वो एडमिसिबल नहीं होगी स्वीकृत के रूप में। तो यहाँ पे जो अगर कोई स्वीकृत करता है तो वो उसके अगेंस्ट होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होना चाहिए, हित के विरुद्ध होना चाहिए, तभी वो सुसंगत होगी और साबित की जा सके। लेकिन वे स्वीकृतियां साबित नहीं की जा सकेगी जो उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के हित में हो, अर्थात उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जो स्वीकृत कर रहे हैं, अगर उन्हीं के इंटरेस्ट के फेवर में है, ठीक है ना, उन्हीं के इंटरेस्ट में है, तो वो चीज वो सुसंगत नहीं होगी, वो साबित नहीं की जा सकेगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अब उसको समझते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, का और खा के बीच यह प्रश्न है, ठीक है ना। ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है। अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच डिस्प्यूट है, ठीक है ना, किसी विलेख को लेकर, यानी कि किसी, मान लीजिए कोई वसीयत है। अब उसको लेकर एक विवाद है कि ए कहता है कि वह असली है, ठीक है, और बी कहता है कि वह असली नहीं है, वो कूट रचित है। अब यहाँ पर खा का कोई कथन है, ठीक है ना, कि विलेख असली है। अब मान लीजिए खा कहता है कि विलेख असली है, तो का साबित कर सकेगा। मान लीजिए ए कहता है कि वह जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, रियल है, असली है, तो ये क्या है, बी उसको साबित कर सकेगा। लेकिन यदि ए कहता है कि वो असली है, तो ए इस चीज को साबित नहीं कर सकता है। वही यहाँ चीज यहाँ पे बताई गई है कि खा कोई कथन करता है कि वो विलेख जो है असली है, तो यहाँ पर का उसको साबित कर सकेगा। और का कोई कथन कि विलेख कूट रचित है, खा साबित कर सकेगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि का यदि अपना कथन करता है कि विलेख असली है, तो वह इस चीज को साबित नहीं कर सकता है। और ना ही खा अपना यह कथन कि वो विलेख कूट रचित है, यह साबित कर सकता है। अर्थात जो ए और बी है, ठीक है ना, तो ये अपोजिट जो भी आएगा स्वीकृति, उनको क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। बट यहाँ अपने ही स्वीकृति का साबित नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद इसमें एक्सेप्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो 3 एक्सेप्शन बताए गए हैं सेक्शन 21 में। तो कौन कौन से एक्सेप्शन है वो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि किंतु निम्न परिस्थितियों में साबित किया जा सकेगा कि चाहे वह हित में ही क्यों ना हो। अर्थात यदि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, तो वह अपने ही कथन को क्या कर सकता है, साबित कर सकता है। अब किन परिस्थितियों में कर सकता है वो नीचे बताए गए हैं, ठीक है। तो 3 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो सबसे पहला है कि कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह इस प्रकृति का हो कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, ठीक है, तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत होती। अब मान लीजिए कोई ऐसा है कि जो डाइन डिक्लेरेशन अर्थात एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 से रिलेटेड हो जाता, ठीक है ना, यदि वहां पे वह मर गया होता, तब वह चीज क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी, यहाँ पे एडमिशिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे किसी पोत के कप्तान का, ठीक है ना, मान लीजिए कोई सीप है और उसका जो कैप्टन है का, उसका विचारण उस पोत को संत्यक्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात इसलिए उसका विचारण किया जाता है कि उस पर आरोप है कि उसने जो शिप है वो उचित मार्ग से
अलग ले गया। यहाँ जैसे यहाँ पर ले जाना था, उस कहाँ से ले गया, वो दूसरी तरफ से ले गया। तो ये चीज इसके लिए उस वक्त विचारण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया, अर्थात जिस मार्ग से ले जाना था कैप्टन को उस मार्ग से नहीं ले जाया गया। इसलिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे का विचारण किया जा रहा है। अब जो कैप्टन है, ठीक है, जो का है, वो क्या करता है, अपने फेवर में क्या साक्ष्य देता है, ठीक है, कि अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में क्या करता है, अपने द्वारा रखी गई पुस्तक पेश करता है, अर्थात जिसमें वो संप्रेषण दर्शित करता है। मान लीजिए जो कैप्टन है का नाम का, वो क्या करता है, वो डेली एक पुस्तक में रिकॉर्ड करता है वो किस मार्ग से गया, किस मार्ग से जाने वाला है, ठीक है ना, और कहाँ गया, किस रास्ते से गया, ये सारी चीजें क्या करता है, उस बुक में रिकॉर्ड करता है। और जिनके बारे में ये अवगतित है कि वे प्रतिदिन किए गए थे, ठीक है ना, अर्थात यहाँ पे जो पुस्तक पेश करता है उसमें क्या रहता है, वो डेली अपना जो ट्रांजैक्शन होता है यानी कम्युनिकेशन होता है, कहाँ से कहाँ गया, ठीक है ना, कहाँ पर शिप ले गया, ये सारी चीजें वहां पे उसमें लिखता है। तो उस दिन का भी लिखा, ठीक है ना। तो पोत में उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया, ऐसा उस पुस्तक में लिखा गया था। तो यहाँ पे जो का है, इन कथनों को साबित कर सकेगा, क्योंकि यदि उसकी मृत्यु हो गई होती तो कथन कहाँ से उन व्यक्तियों के बीच धारा 32 खंड 2 के अधीन ग्राह्य होते, अर्थात एडमिसिबल होते, ठीक है। यदि वहां पे क्या है, उस पुस्तक में ऐसा वो डेली लिखता है कि मैं कहाँ से कहाँ गया, उस संप्रेषण पूरा दर्शित करता है उसमें, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है, उस दिन का भी लिखा हुआ होगा कि यदि उसकी मृत्यु हो गई होती तो वह कथन कहाँ से, जो डायरी थी उसके अंतर्गत धारा 32 खंड 2 के अंतर्गत ग्राह्य होते, इसलिए इसका साक्ष्य दिया जा सकता है, फिर चाहे वह उसके इंटरेस्ट के फेवर में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे है फर्स्ट। अब उसके बाद सेकंड क्या है कि ये कोई स्वीकृति, ठीक है ना, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से तब साबित की जा सके जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगति विवाद किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन करता है, अर्थात कोई स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बॉडी है, उस टाइम पे अगर कोई ऐसा कथन किया जाता है, ठीक है ना, जो विवाद या सुसंगत तथ्य के किसी अस्तित्व का कोई ऐसा कथन करता है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था, अर्थात जो स्टेट ऑफ माइंड था या फिर स्टेट ऑफ बॉडी थी, अर्थात मन की या शरीर की दशा थी, तो उस टाइम पे या फिर उस समय के लगभग ही किया गया था, ठीक है, जब मन की या शरीर की दशा ऐसी विद्यमान थी और इसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता का अनधि संभाव्य करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि का अपने कब्जे में कूटकृत सिक्का, जिसका कूटकृत होना जानता है, अर्थात फौजरी है, अर्थात जो ये है वह जानता है कि उसके पास क्या है, कोई ऐसा सिक्का है जो नकली है, ठीक है ना, और कपट पूर्वक रखने का अभियुक्त है, इस पर आरोप लगा है कि उसने कूटकृत सिक्का जो है अपने पास रखे हैं। तो यहाँ पर यह साबित करने की प्रस्तावना करता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से, ठीक है ना, जो जानकार व्यक्ति है, ठीक है, कोई विशेषज्ञ है, अब उससे परीक्षा करने को कहा, और उसने उसे शंका थी कि वह कूटकृत है या नहीं, अर्थात जो ए नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे का नाम का, उसको शंका थी, कि डाउट था कि वो सिक्का क्या है, कूटकृत है या नहीं, इसलिए उसने क्या किया, एक व्यक्ति से उसकी परीक्षा करवाई और उस व्यक्ति ने क्या कहा कि वह असली है। तो यहाँ पर क्या है कि का उन तथ्यों को साबित कर सकेगा, क्यों, क्योंकि जो स्टेट ऑफ माइंड था, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बॉडी जैसे कि, तो उस टाइम पे जिसने परीक्षा की उसने क्या बोला था, वह असली है, तो इन तथ्यों को क्या कर सकता है, वो साबित कर सकता है, यहाँ पे एडमिसिबल होगी। उसके बाद है थर्ड एक्सेप्शन क्या है, कि कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत हो। अब अन्यथा का सुसंगत क्या मतलब है, मान लीजिए जो स्वीकृति की जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं 23 तक, सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 23 तक के जितने भी प्रोविजन दिए गए, इसके अंडर में क्या नहीं होता, वहां पे सुसंगत नहीं होता, ठीक है ना, एडमिसिबल नहीं है, लेकिन किसी अन्य धारा के अंतर्गत यदि सुसंगत है, कहाँ पर, किसी अन्य सेक्शन में वो सुसंगत है, तो उसका भी क्या है, उसको भी एडमिसिबल माना जाएगा, वो सुसंगत माना जाएगा, कहाँ पे, सेक्शन 21 की एक्सेप्शन 3 में। तो ये है आपका सेक्शन 21, आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो इसके बाद देखते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 बात करता है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी। अर्थात जो दस्तावेज यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत होगी। अब नॉर्मली देखा जाए यदि कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, तो उसी को डॉक्यूमेंट को ही या फिर उसकी प्रतिलिपि क्या की जा सकती है, साबित की जा सकती है, लेकिन उसके बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत होगी इसके बारे में प्रोविजंस कहाँ पे बताया गया है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 22 में। तो यहाँ पर बताया गया है कि दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब सुसंगत होती हैं जब उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित करते हैं, अर्थात जो यह साबित करना चाहता है कोई पक्षकार कि वह क्या है, उसकी मौखिक स्वीकृतियां दे सकता है। तो यहाँ पे क्या साबित करना पड़ेगा, यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी। ऐसी दस्तावेज ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु का तृतीयक साक्ष्य देने का वह नियमों के अधीन हकदार है। अर्थात पक्षकार यदि यह साबित कर दे कि उसे इतना हक है, ठीक है ना, इस चीज का हक है, द्वितीयक साक्ष्य देने का वह नियमों के अधीन यानी किसी नियम कानून के अधीन क्या है, उसका हकदार है कि वो मौखिक साक्ष्य दे सकता है, मौखिक स्वीकृति कर सकता है उस दस्तावेज के बारे में। तो वहां पर क्या होगा, मौखिक स्वीकृति सुसंगत होगी। और दूसरा क्या है, जब तक दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत है। अब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और उसके बारे में यह प्रश्न है कि वह असली है या नहीं, तब यहाँ पे क्या है, मौखिक स्वीकृति सुसंगत होगी। कहाँ पे, सेक्शन 22 में। तो यही दो कंडीशन है जहां पर क्या है, मौखिक स्वीकृति सुसंगत होती है, एडमिशेबल होती है। तो इसके बाद हम बात करें सेक्शन 22 का की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तुओं के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। अब जैसे कि ऊपर ही में बताया गया था, ठीक है ना, इसी प्रकार नीचे भी है। अब यहाँ पे ऊपर क्या था, दस्तावेज थी, अब नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है से संबंधित है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रश्नगत हो, अर्थात जब यह प्रश्न हो, ठीक है ना, न्यायालय के समक्ष कि वह जो अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वो असली है, ठीक है, या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई या फिर कुछ ऐसा प्रश्न हो, तभी वो क्या होगा, उसकी मौखिक स्वीकृति सुसंगत होगी, एडमिसिबल होगा। कहाँ पे, सेक्शन 21A में। तो उसके बाद बात करें सेक्शन 23 की, तो सेक्शन 23 क्या बात करता है, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। अर्थात कोई सिविल मामला है तो वहां पर स्वीकृति कब सुसंगत होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है। कब नहीं है, अब यहाँ कुछ कंडीशन बताई गई है। यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए ए और बी, ठीक है, पक्षकार है। अब यहाँ पे कोई एक शर्त रख दी गई कि किसी भी ऐसा कोई फैक्ट है उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वो चीज सुसंगत हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी, ठीक है ना, वो स्वीकृति के रूप में क्या होगी, एडमिसिबल होगी। और दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो कि जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी दो कंडीशन है जहाँ पे साक्ष्य नहीं दिया जाए, स्वीकृति सुसंगत नहीं होगी। अब जब या तो अव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या फिर पक्षकार जो हो वो सहमत हो चुके हो पहले ही, तब इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो, स्वीकृति सुसंगत नहीं होगी सिविल मामलों में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।